नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बजरंग है और मेरी क्वालिफिकेशन है बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। मेरा बैच रहा है 2014 से लेके 2018 तक मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है। ड्राफ्टिंग का डिप्लोमा भी मैंने किया हुआ है। और आप एक प्रकार से मान सकते हैं कि एक साइट का एक्सपीरियंस और एक डिजाइन का एक्सपीरियंस, दोनों एक्सपीरियंस मैं आपसे साझा करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। क्या होता है दोस्तों, अभी मेरा टोटल एक्सपीरियंस मैं बता देता हूँ। 2018 से मैं कंटिन्यू जॉब पे हूँ और अभी अब हम 2025 के अंदर बैठे हैं, तो लगभग 7 ईयर का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको मिस्त्री की हकीकत बताता हूँ कि हम क्या करते हैं कि कोई भी जो भी गांव में रहते हैं, वैसे तो आजकल सिटी के अंदर जो पैसे वाले लोग हैं वो तो घर को अपने को डिजाइन करवा लेते हैं और एक सिविल इंजीनियर की राय भी अपने साथ रखते हैं कि वो बीच बीच में कंसल्टेंसी रख लेते हैं कि एक सिविल इंजीनियर की विजिट भी करवाते हैं, साइट पे विजिट भी करवाते रहते हैं। तो अगर देखो, मैं आपको एक साधारण एग्जांपल समझाता हूँ। आज के दिन साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, अगर कोई भी आपको बोले कि आपके सिर में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है या आपके पेट में दर्द है, आपके पथरी का दर्द है, तो आप झाड़ा लगवाया हो, कहीं पे झाड़ फूक करवाया हो, उससे आपका दर्द है वो जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? आप उसको मूर्ख बोलोगे ना। सेम ऐसा ही काम सिविल इंजीनियरिंग के से रिलेटेड है। क्या करते हैं, हम सब कुछ मिस्त्री पे छोड़ देते हैं और मिस्त्री जितनी बेवकूफी घर बनाने में कोई भी आदमी नहीं करता है। मैं आपको यहाँ 9-10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आप के घर पे मिस्त्री करता है, और जब भी आप अपना घर बनवाएं तो आप मिस्त्री को रोक सकते हो बेवकूफी करने के लिए। आसान भाषा में बोल दूं कि मैं आपको एक सस्ता सिविल इंजीनियर बना सकता हूँ, क्योंकि घर के साथ है ना आदमी की आशाएं जुड़ी होती हैं, बहुत सारा पैसा वो खर्च करता है। पूरी की पूरी जो उसने अपने जीवन में कमाई करी है, मुश्किल से ही वो एक जिंदगी में एक आदमी अपनी लाइफ में एक बार ही घर बनाता है, और वो चाहता है कि घर मेरा ऐसा बने कि जो उसके बच्चे हैं उनको भी बार बार घर ना बनाना पड़े। तो आप फिर भी देखते हो कि आपने बहुत पैसा घर पे लगा दिया है, फिर भी आपके घर में दिक्कतें आ रही हैं, कहीं क्रैक आ गया है, प्लास्टर झड़ने लगा है, आपने देखा कि छतें टपक रही हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, पूरी की पूरी दीवारों के ऊपर सीलन है। तो मिस्त्री क्या क्या यहाँ पे दिक्कत करता है, क्या क्या आपको मिसगाइड करता है, तो मैं आपके सामने वही अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मिस्त्री आपको एक बेवकूफी भरी बात बताता है कि ओपीसी पीपीसी जैसे जिसको बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में बात करूंगा मैं, 53 ग्रेड की सीमेंट होती है, एक 43 ग्रेड की सीमेंट होती है। मिस्त्री आपको क्या बोलेगा कि जी 43 ग्रेड की सीमेंट बढ़िया होती है। देखो, वैसे घर के यूज के लिए 43 ग्रेड ही यूज होती है, नॉर्मल यूज के लिए जब आप घर का आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो। लेकिन जो बढ़िया सीमेंट होती है वो 53 ग्रेड की सीमेंट होती है। 53 ग्रेड की सीमेंट क्यों होती है, मैं आपको ज्यादा इंजीनियरिंग यहाँ नहीं समझाऊंगा, मैं नॉर्मल भाषा में आपको समझाऊंगा क्यों होती है 53 ग्रेड की सीमेंट। जब मान लो कि 53 और 43 क्या है, पहले मैं बता देता हूँ। 53 और 43 क्या है कि सीमेंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मैं बता देता हूँ पहले आसान भाषा में आपको क्या होती है कि आप किसी भी चीज के ऊपर लोड डालोगे, कंप्रेस करोगे, उसको दबाओगे, तो कितने लोड पे वो चीज टूट जाएगी। तो 53 का मतलब है कि आप कोई भी, मैं नॉर्मल भाषा में, वैसे तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ऐसी उसकी कुछ रीडिंग होती है, लेकिन मैं आपको बोल दूंगा, अगर आपको एक तो बोले कि 53 किलो का लोड आप किसी के ऊपर डालो वो बियर कर लेगा, एक आपको कोई बोले कि 43 किलो का लोड उसके ऊपर डालो वो 43 किलो तक ही बियर कर पाएगा, तो कौन सी चीज बढ़िया? आप बोलोगे जी 53 वाली बढ़िया है। तो सेम ऐसा ही सीमेंट के केस में होता है। जो 53 वाली सीमेंट होती है उसकी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 43 के मुकाबले, लेकिन वो ब्रिजों में ज्यादा यूज होती है। क्या होता है कि हम जहां पर भी यहाँ नॉर्मल डीलर बैठे होते हैं अपने गांव में, वो 53 ग्रेड की सीमेंट है उसका भाव कम रखते हैं, 43 ग्रेड की सीमेंट का भाव ज्यादा रखते हैं, तो हम उनके बातों में आके 43 ग्रेड खरीद लेते हैं। फर्क क्या रहता है, जो केमिकल रिएक्शन होती है सीमेंट के अंदर, वो केमिकल रिएक्शन 53 ग्रेड की सीमेंट के अंदर हाई रहती है, तो कम क्यूरिंग के चलते
क्यूरिंग हम जब कम करते हैं उसमें क्यूरिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्यूरिंग मतलब उसके ऊपर पानी मारने वाली बात है कि जो भी हमने काम कर दिया, सीमेंट वाला काम कर दिया, उस पर पानी मार बहुत कम मारते हैं, तो जो 53 ग्रेड वाली सीमेंट होती है उसकी केमिकल रिएक्शन पूरी नहीं हो पाती, तो क्या होता है कि वो पूरी स्ट्रेंथ अपनी अचीव नहीं कर पाती है। तो मैंने अभी आपको पूरे साधारण भाषा में समझा दिया है कि 53 ग्रेड वाली सीमेंट बढ़िया है, 43 ग्रेड वाली सीमेंट बढ़िया है। आप 53 ग्रेड वाली सीमेंट भी लगा सकते हो, लेकिन क्यूरिंग आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी, पानी जो आपने काम किया उसके ऊपर प्रॉपर मारना पड़ेगा। दूसरा क्या करता है, सबसे बड़ा जो फ्रॉड घर बनाने में मिस्त्री करता है वो करता है मेटेरियल का। क्या करेगा वो, जैसे चिनाई का काम हो गया कोई भी, तो क्या करेगा, पूरे दिन का मसाला एक साथ ही बना लेगा। भाई मैं आपको बता दूं, इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब अगर कोई भी जो आपने सीमेंट मिक्स मटेरियल के अंदर कोई भी पानी डाला तो उसके अंदर तुरंत प्रभाव से केमिकल रिएक्शन होना चालू हो जाती है। तो आधे घंटे से केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर ऐसी स्टार्ट हो जाती है कि वो इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाता है सीमेंट का अंदर, मतलब उस टाइम पे सेट होना शुरू हो जाती है वो। और फाइनल सेटिंग टाइम मतलब 8 घंटे तक वो पूरे अपना जितना भी सेटिंग टाइम होता है वो अचीव कर लेती है। तो क्या होता है, पूरे दिन का अगर आप मटेरियल 8 घंटे का नॉर्मल अपने यहाँ शिफ्ट चलती है, अगर कोई भी मिस्त्री पूरे दिन का मटेरियल एक साथ बना लेगा, तो आपको भी पता है कि अगर जो बॉन्ड कंक्रीट ने जो केमिकल बॉन्ड कंक्रीट ने बना लिए हैं, वो कंक्रीट आप दोबारा से पानी डाल के उसके अंदर उसके बॉन्ड तोड़ रहे हो, ये तो वही वाली बात हो गई भाई कि हड्डी तोड़ के दोबारा जोड़ने वाली बात हो गई। तो हड्डी तोड़ के आप दोबारा जोड़ोगे तो आपको भी पता है कि ओरिजिनल वाली हड्डी ठीक रहती है, तोड़ के जोड़ने वाली हड्डी ठीक रहती है। तो पूरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप अचीव नहीं कर पाओगे अगर आपने एक साथ बल्क में मटेरियल बना लिया और आप उसका यूज 4 घंटे 5 घंटे तक किए जा रहे हैं। तो मैक्सिमम 1 घंटे तक का ही मटेरियल आप मिस्त्री को बनाने के लिए बोलो। दूसरा क्या करता है कि आप क्या करते हो, घर पे रेती होती है ना, एक तो होता है रिवर सैंड और एक होता है कोर सैंड। कोर सैंड क्या होता है, क्रेशर जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हम देसी भाषा में बोलते हैं क्रेशर। क्रेशर में चिनाई बढ़िया रहती है, क्रेशर में ही चिनाई करवाओ। जो रेती होती है, जो रिवर सैंड होती है, वो ओनली प्लास्टर के लिए ठीक मानी जाती है। रेती में कभी भी आपको रेती रेती में कभी भी आपको चिनाई नहीं करवानी चाहिए। एक मिस्त्री आपके साथ बिगेस्ट फ्रॉड क्या करता है, वो क्या करता है, पहले अपनी शटरिन बचाने के चक्कर में क्या करता है, पहले दीवार फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, पहले मैं बता देता हूँ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है कि जब आप कॉलमों के ऊपर किसी भी बिल्डिंग को खड़ा कर रहे हो, कॉलम क्या होते हैं, कंक्रीट के कॉलम होते हैं, फुटिंग नीचे डालते हो, फुटिंग बोलते हैं उसका कॉलम का बेस, जो नॉर्मली हमको घर पे कितनी फुटिंग का साइज रखना चाहिए, इस पे मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगा। उसमें क्या करता है वो, कॉलम को की कास्टिंग मतलब उसके कॉलम के अंदर सरिया बांध के उसके अंदर पहले मटेरियल नहीं डालता, पहले क्या करता, पूरे ब्रिक वर्क की चढ़ाई कर देता और उसके बाद उसके अंदर मटेरियल डालता है। एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत है, आपके पैसे की साफ साफ बर्बादी है। क्यों है बर्बादी, क्या होता है, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर कोई भी होती है, आप कॉलम की कोई भी कॉलम खड़ा करके कोई भी घर बनवा रहे हो, तो पूरा का पूरा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर हो गया। मतलब आपकी कोई भी पूरी की पूरा घर है, पूरी की पूरी बिल्डिंग है, तो उसका लोड उस आरसीसी स्ट्रक्चर के ऊपर आने वाला है। और वो क्या कर देता है, पहले क्या करता है, कॉलमों को खाली रख लेता है और ब्रिक वर्क पहले कर देता है। तो जब उसके बाद में आप कास्टिंग करते हो, उसके अंदर बाद में मटेरियल डालते हो, तो पूरा का पूरा लोड आपका ब्रिक वर्क के ऊपर आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। बहुत ही गलत प्रैक्टिस है ये। आप कोई भी डेड लोड होता है या फिर लाइव लोड उसके बिल्डिंग के ऊपर आप अप्लाई करते हो, तो सारा का सारा लगभग लोड ब्रिक वर्क के ऊपर चला जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और यही मेन का रीजन होता है अपनी बिल्डिंग के अंदर क्रैक आने का। क्योंकि और एक और सबसे बड़ी चीज क्या करता है कि मिस्त्री क्या राय देता है आपको कि लेंटर हिंदी भाषा देसी भाषा में बोल रहा हूं मैं, उसको बोलते हैं स्लैब, कंक्रीट का स्लैब। कंक्रीट का स्लैब डालने की बजाय आपको क्या बोलेगा जी, गर्डर ले आओ, मतलब गाटर ले आओ, और पत्थर स्टोन स्लैब डालने के लिए बोलेगा। वो बहुत मूर्खता वाला काम है। अगर आपने पूरा का पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर बना रखा, पूरी की पूरी मसाले में आपने पक्का घर बना रखा, और आपको वो बोलेगा जी, मिस्त्री पता है क्या बोलता है कि जी जब आप घर तोड़ोगे ना, तो आपके है ना गर्डर और पत्थर यूं के यूं काम आ जाएंगे, आप दोबारा भी इससे अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो, दोबारा भी घर बनाओगे तो काम आ जाएगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। जब आप एक बार घर बना रहे हो तो आपकी
आपकी कोशिश होनी चाहिए कि दोबारा आपको घर नहीं बनाना चाहिए। आप इतनी मजबूत स्ट्रक्चर बनाओ, फिर भी 60 साल तो कंक्रीट की एज होती है, तो 60 साल तक आपको घर नहीं बनाना पड़े। तो अगर आप इन मिस्त्रियों की बातों में आ जाओगे तो आप उसकी लाइफ कम कर देते हो। मतलब आप 60 साल में 2 बार घर बनाना, आपको 60 साल में फिर 2 बार घर बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि जब आप पूरी की पूरी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के ऊपर गर्डर और पत्थर की छत डाल देते हो, तो उससे क्या होता है कि पूरी पूरी स्लैब का लोड होता है वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर, ब्रिक वर्क के ऊपर भी ट्रांसफर हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आपने आपको पूरा का पूरा लोड आपकी ब्रिक वर्क के ऊपर ही ट्रांसफर करना था, तो इतना बड़ा ये कॉलम खड़ा करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आपने मजबूत बनाने के लिए ही आपने वो कॉलम खड़े करवाए थे बिल्डिंग के अंदर। और एक क्या करता है, जब स्लैब आपकी डल जाती है, स्लैब डल जाती है, तो मिस्त्री क्या करता है, नॉर्मल मिट्टी डाल के और उसके ऊपर टाइलों से उसको पक्का कर देता है। बहुत गलत चीज है। आपको क्या करना चाहिए, तिरपाल, एक तो तिरपाल कभी भी सस्ता नहीं खरीदना चाहिए, तिरपाल बढ़िया खरीदना चाहिए, ताकि अगर छोटा मोटा अगर आप रफ इस्तेमाल भी कर रहे हो, उसके ऊपर घूम रहे हो, जब ड्यूरिंग पक्का करने के टाइम पे, तो वो फटना नहीं चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए तिरपाल। अगर कहीं पर भी तिरपाल लीक हो गया, तो ये मान लो कि पानी आपका स्लैब में जाएगा और स्लैब में पानी मरेगा तो सरिया जंग पकड़ेगा, और सरिया जंग पकड़ेगा तो आपका जो कंक्रीट का और सरिये का बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा, जिससे आपकी स्लैब के अंदर क्रैक आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का तिरपाल खरीद के स्लैब के ऊपर पहले तिरपाल डालना चाहिए, फिर मिट्टी डाल के, फिर उसके ऊपर मड फसका बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, लेकिन मड फसका आपको मैं बता देता हूँ, जो टाइल होती है ना, पतले वाली टाइल, वो वाला काम करवाना चाहिए। और स्लोप उसका प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। स्लोप ऐसा मेंटेन होना चाहिए कि स्लैब के ऊपर आपका पानी ना रुके, कहीं पर भी रुकेगा तो आपकी नीचे स्लैब के ऊपर ही मरेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या करता है मिस्त्री, कभी भी है ना, क्यूरिंग बहुत कम करता है भाई। आप ये मान लो कि आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अगर आपने आप बीमार हो गए, कोई भी आपको बीमारी है, डॉक्टर ने पता कर लिया कि बीमारी ये है, जब तक आप उसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो बीमार तो होना ही है दोबारा से दोबारा। उसका पूरा का पूरा कोर्स होता है, तो वो कोर्स आपको कंप्लीट करना चाहिए। क्या होता है कि मिस्त्री क्यूरिंग नहीं करता है, 2-3 दिन पानी मार दिया प्लास्टर के ऊपर, ब्रिक वर्क के ऊपर, तो पानी मार दिया ना, तो 3 दिन पानी मार दिया और फिर उसके बाद पानी नहीं मारता भाई। कम से कम 7 दिन तो पानी मरवाना चाहिए, क्योंकि जितना भी पानी सीमेंट ने केमिकल रिएक्शन में यूज करना है, तो वो पानी अगर आप पानी कंटिन्यू नहीं मारोगे तो पानी है ना सरफेस पर से वेपराइज होके उड़ जाता है। तो सीमेंट को इतना सुफिशिएंट पानी नहीं मिलता है सेट होने के लिए, तो वो केमिकल रिएक्शन उसकी अधूरी रह जाती है, उसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन होने लग जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, क्यूरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए कि एक मिस्त्री पता है क्या करता है कि फ्रेम हो गई, कोई भी अपना चौखट हो गई ना, चौखट का क्या होता है, पहले फिक्स कर देता है पूरी की पूरी, फिर ब्रिक वर्क करता जाता है, उसके ऊपर पूरा का पूरा लोड ट्रांसफर कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब पक्का घर बना रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, पूरी की पूरी पहले फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार करनी चाहिए, लिंटल बीम डाल के, फ्रेम बाद में फिक्स करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके फ्रेम के ऊपर आपकी बिल्डिंग का कोई ना कोई लोड आ जाए। फ्रेम आपको सबसे लास्ट में डालना चाहिए। आपके क्या करना, मान लो कि आपने 1 मीटर बाई 2100 का कोई भी ओपनिंग छोड़ देना, और उसके बाद में आप उसके ऊपर चौखट और दरवाजे फिक्स करवा सकते हैं। और एक क्या करता है भाई, सबसे बड़ी चीज क्या करता है मिस्त्री, आपको बोलेगा कि जी डीपीसी डाल लो पतली सी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर क्या करेगा, लंबे से सरिये डाल देगा बिना बांधे ऐसे। वो बहुत गलत मेथड है। आपको सबसे पहले तो बीम बनवाना बहुत जरूरी है। बीम बनवाओगे तभी आपके प्लिंथ बीम के ऊपर, आप जिसको डीपीसी बीम बोलते हैं, डैम्पर कोर्स बीम बोलते हो, वो एक्चुअल में जब ग्राउंड लेवल पे आप डालते हो तो उसको प्लिंथ बीम बोला जाता है। उस प्लिंथ बीम में कॉलम के टाइप का, जैसे 4 सरियों का रिंग से बंधा होना जरूरी है। क्या करोगे, आप स्ट्रेट से सरिये डाल देते हो और पतली सी डीपीसी डाल देते हो। सबसे बड़ा कमजोर करने का तरीका है आपकी बिल्डिंग को। इससे ज्यादा खर्चा आपका बढ़ना भी नहीं है। आप क्या करो, 4 सरिये लो और उसको रिंग से टाई कर दो, और वो पूरा का पूरा आप उसके दीवार के ऊपर बिछाओ, और तब कास्टिंग करो नीचे और ऊपर प्रॉपर आप कवर डाल के, ताकि सरिया ना दिखे। और कास्टिंग करो तब ऐसा हो कि उसके अंदर एयर वॉइड्स ना रहे, हनीकॉम ना रहे, वाइब्रेटर चला के पूरा का पूरा उसको कॉम्पैक्ट करो। कंक्रीट के अंदर कोई भी एयर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो
जो बीम होता है, बीम की स्ट्रेंथ कम हो सकती है। एक भाई मैं पहले बता देता हूँ, जब मिस्त्री चिनाई करता तो सूखी ईंटें लगा देता। सूखी ईंटें नहीं लगानी चाहिए। सूखी ईंटें क्यों नहीं लगानी चाहिए? जब आप मोटार बोलते हैं, जो मटेरियल है, माल है सीमेंट और क्रेशर का, उसके ऊपर आप सूखी ईंट रखते हो तो जो ईंट होती है उसके अंदर से पानी सोख लेती है। तो क्या होता है, जो जितना पानी सीमेंट को केमिकल रिएक्शन करने के लिए चाहिए उतना प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है। तो ईंट को पूरा भिगो, और ईंट हमेशा फर्स्ट क्लास की लगानी चाहिए। सेकंड क्लास की ईंट तो वहां काम देती है जहां आपको प्लास्टर करना है, और सेकंड क्लास की ईंट का भी आप प्रॉपर पानी की टेस्टिंग करो। पानी की टेस्टिंग क्या होता है कि जो कोई भी ईंट होगी उसके अंदर 20 से लेके 30% से ज्यादा पानी सोखने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, वो आपका नीचे मिट्टी में से पानी सोखना शुरू कर देती है ईंटें, और आपके घर में नमी आ जाती है। जब आप प्लिंथ बीम डालो तो उसके ऊपर अगर आप कुछ और ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो तो तिरपाल की एक लेयर, मोटे से तिरपाल की डबल लेयर, तिरपाल को डबल करके उसको पक्का डाल दो, क्योंकि तिरपाल होता है वो वाटरप्रूफ होता है, वो ऊपर नमी को नहीं चढ़ने देगा। और मैं बता देता हूँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि जब मिस्त्री चिनाई करता है ना, एक ईंट ऐसे लगाता है, 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 ये बॉन्ड गलत है। 9 इंची दीवार के अंदर ये बॉन्ड नहीं होना चाहिए। बॉन्ड होना चाहिए इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड किसको बोलते हैं कि आप सीधी लंबी लंबी ईंटें लगाते हुए जा रहे हो 9 इंची दीवार के अंदर। क्यों? उसमें क्या होता है कि जब आप एक ईंट ऐसे रख रहे हो, एक ईंट ऐसे रख रहे हो, एक ईंट ऐसे रख रहे हो, तो इंक्लाइंड क्रैक आता है उसके अंदर, ऐसे टेढ़ा करके क्रैक आता है। तो ऐसा बॉन्ड नहीं चाहिए। जब आप सीधी ईंटें लगाओगे तो जो क्रैक आता है ना, वो ऐसे ऐसे करके मूव करता है बिल्डिंग के अंदर, ऐसे ऐसे करके टेढ़े टेढ़े करके। तो उस जब कोई भी आप ऊपर से जाओगे तो ऐसे ऐसे क्रैक आने में मजबूत बहुत दम लगता है। कोई भी बहुत ज्यादा लोड कर सकती है, लोड बेयर कर सकती है वो ब्रिक। और ऐसे ऐसे जब उसको जगह मिलेगी क्रैक आने की, तो आप देखोगे तो आपकी दीवार में ऐसे ऐसे ही क्रैक आते हैं। तो आप जब भी मिस्त्री से चिनाई करने के लिए बोलो तो सारी ईंटें सीधे लगाने के लिए बोलना, और 1/3 हिस्सा ईंट का जो ज्वाइंट आता है ना, 1/3 हिस्सा जरूर कटना चाहिए। जैसे मान लो कि पहला ज्वाइंट यहाँ, तो 1/3 हिस्सा मान लो 9 इंच की ईंट होती है, तो लगभग उसका 3 करके आप उतना ऊपर वाला जो कोर्स आएगा, जो रद्दा आएगा, वो 1/3 हिस्सा छोड़ के आना चाहिए। और क्या होता है कि भाई एक है ना, हम सबसे बड़ा क्या करते हैं कि टाइल जब लगवाते हैं फर्श के ऊपर, टाइल फर्श के ऊपर लगवाते हैं तो क्या करते हैं, पूरा का पूरा पहले क्या करेगा, वो 1-2 का क्रेशर लगा देगा, 1-2 का क्रेशर बिछवा देगा। 1-2 का या 1-3 का क्रेशर है ना, पूरा का पूरा 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm तक भी चढ़ा देते हैं। तो उसको पूरे के अंदर नीचे रोड़े कूट के और ऊपर बिछा देगा। उसके ऊपर क्या करता है फिर वो फिर करता है, एक गोल बनाता है, सलरी बनाता है सीमेंट की पूरा का पूरा, और उसके ऊपर ऐसे डब्बे से डालता जाएगा और टाइल लगाता जाएगा। भाई ये बहुत ही गलत तरीका है। जब आप 1-2 के सूखे मसाले के ऊपर आपको यही नहीं पता चल रहा है कि सीमेंट को सेट होने के लिए कितना पानी चाहिए, आप ज्यादा पानी दे रहे हो, तो भाई ये ओनली पैसे की बर्बादी है। क्या करना चाहिए अपने को क्या करना चाहिए, रोड़ा कूट के उसके ऊपर 100 mm की पूरी एक सीसी की लेयर बिछा देनी चाहिए, और उसको पक्का करके और झाड़ू मार देनी चाहिए, उसको रब कर देना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, एक दाते वाले ऐसे गुरमला आता है, तो क्या उसके ऊपर फिर सीमेंट का गोल बनाया, सीमेंट का टाइट सा गोल बनाया। और आजकल तो क्या होता है, सीमेंट का यूज होना ही बंद हो गया है, मार्केट के अंदर एडेसिव आना शुरू हो गए। आप एडेसिव भी यूज कर सकते हो। एडेसिव से क्या करोगे, आप जितना पानी उसके अंदर रिक्वायरमेंट है, कितने मतलब पेस्ट सा बना लेना उसका, बिल्कुल पानी नहीं, पेस्ट सा बना लेना उसका। पेस्ट को क्या करोगे, उसके ऊपर डालोगे, और उस गुरमाले को, जैसे वो गुरमाला होता है 3 mm का, 4 mm का, 6 mm का तक आता है, और उसको वो डालोगे पक्की हुई सीसी के ऊपर, उसको डालोगे, टाइल लगाते जाओगे। बहुत ही अच्छा मेथड है, आपके पैसे भी बचेंगे और पैसों की बर्बादी भी नहीं होगी आपकी ज्यादा से ज्यादा। बहुत ही कम पैसे की बर्बादी होगी। और एक क्या करता है, जब मिस्त्री ब्रिक वर्क करता है तो लास्ट के अंदर भी क्या करेगा, आप ईंट तोड़ के बीच वाले उसके अंदर लगा देगा आपके, कि दीवार वहां से यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ से शुरू हो रही है, तो बीच में कहीं ईंट तोड़ के लगा देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तोड़ की ईंट, जो काटने के लिए जो ईंट लगाई जाती है, वो कॉर्नर पे लगाई जानी चाहिए।
क्योंकि इससे आपके दीवार की मजबूती बढ़ती है। और एक पार्टीशन दीवार होती है, जब आप फ्रेम स्ट्रक्चर कोई भी बना रहे हो तो पार्टीशन दीवार 4 इंच से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, वो पैसे की बर्बादी है। पार्टीशन दीवार आप 9 इंच भी बनवा सकते हो। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही, और आगे भी बहुत सारी गलतियां करता है, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये नॉर्मल से नॉर्मल, साधारण से साधारण जो हर घर में गलती होती है, उस गलती को मैंने बताया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको बुखार है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, झाड़ा लगवाने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो आप जब आप अपना घर बनवा रहे हो तो ये चीजें जरूर ध्यान रखें, मिस्त्री को टाइट रखें, नहीं तो मिस्त्री क्या कर देगा, आपके पैसे की बर्बादी कर देगा, आपका घर कमजोर बना देगा, आपके पैसे भी लग जाएंगे और आपका मजबूत भी नहीं। आप क्या करोगे, आप देखोगे कि 3-4 साल के अंदर ही क्रैक आना शुरू हो गए हैं। आप बोलोगे जी मैंने तो इतने पैसे भी लगा लिए थे। तो कोई भी आपका मित्र कोई सिविल इंजीनियर हो, एक्सपीरियंस वाला सिविल इंजीनियर हो, उसकी घर पे विजिट जरूर करवाए, क्योंकि उसको जैसे डॉक्टर को पता होता है ना, बीमारी की जड़ का पता होता है, तो सीमेंट, ये जो मटेरियल ब्रिक होती हैं, ये जो सरिया होता है, जो भी आरसीसी होती है, उसके बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज होती है किस तरीके से काम करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। आगे मैं वीडियो बताऊं, आगे एक और वीडियो आएगी जिसके ऊपर मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी गलतियां जो मिस्त्रियां करते हैं आपके घर में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।